नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जितनी भी नेगोशिएशन पावर है वो छीन ली है। और ये कोई ओवरनाइट काम नहीं हुआ है, बहुत लंबी सोची समझी एक चाल है। अगर आप यूएसए को देखते हैं, आपके दिमाग में एक बात आती है कि डेवलप्ड सिटीज़ हैं, पूरा डाटा सेंटर, पूरा टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, नेवी उनकी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे जो मुद्दे थे, इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसके कारण सारी दुनिया को झुकना पड़ता था एक अमेरिकन हेजीमनी के सामने। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मैं आपको आज वो चीज़ें बताऊंगा जो आप इंडियन मीडिया में कभी सुन नहीं सकते। बहुत डीप एनालिसिस करने किया है और रिसर्च किया है हमारी पूरी टीम ने, क्योंकि ये नया एक एरा शुरू कर दिया मोदी जी ने, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को, जो यूएसए का प्रेसिडेंट हो, अपने आप को मोस्ट पावरफुल आदमी बोलता है, उसकी नेगोशिएशन पावर आपने छीन ली। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ फिर रहा है, उसका रीजन है उसकी जो स्ट्रेंथ थी हमने वो छीन ली है। अब एक एक कर मैं धागे खोलूंगा हर चीज़ के, क्योंकि हम जो विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने वो है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का जो लैंडस्केप है, मोदी जी ने उसको शिफ्ट कर लिया। क्योंकि आपको मालूम है, टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। मोदी जी ने चुपके से ये काम किया है। सेंटर ऑफ द सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरे दुनिया में हो रही है, हमने यूरोप और अमेरिका के चंगुल से हमने चीज़ों को छीना है और वो भारत के पास हम लेकर आए हैं। अब क्या हुआ है आप देखिए। सबसे पहले आपने सुना होगा चंद्रबाबू नायडू जब से सीएम बने आंध्र प्रदेश के, तब से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। हमने उसे एक क्वांटम स्टेट का दर्जा दे दिया, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस जो पहले अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में, अब वो भारत में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। गूगल ने अभी अनाउंस किया है कि $6 बिलियन वो हमारे यहां पर लगाना वाला है, वो भी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तुम ऑस्टिन टेक्सास में पैसे लगाओ। गूगल ने बोला नहीं, हम तो भारत में लगाएंगे। वो ना तो डबलिन जा रहा है, ना एम्स्टर्डम जा रहा है, वो राइट इन अवर कोस्टल सिटी ऑफ विशाखापट्टनम में वो पैसे लगाने वाला है। ये कोई पहली बात है, विशाखापट्टनम क्यों, उसके ऊपर भी बताऊंगा आपको। और भाई आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो गूगल की इन्वेस्टमेंट है विशाखापट्टनम में, वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरेंडर भी है बिग टेक कंपनीज का। ये एक्नॉलेजमेंट है कि जो वेस्ट हमें चाहता था हमें झुकाना के लिए अपने सामने, इनकी कंपनियां भारत के सामने झुक रही हैं, उनकी मजबूरी है। और नंबर्स भी ब्रेथ टेकिंग है। जो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट डाटा सेंटर के ऊपर किया जा रहा है, 1 गीगावाट का डाटा सेंटर है। आज 1 गीगावाट है, आगे जाकर ये 6 का होगा। अब इसके अंदर अमेरिका की और यूरोप की कैसे हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ी है वो समझाऊंगा आपको। ये इतना बड़ा ये कैपेसिटी सेंटर बनने वाला है यहाँ पर, विच इज़ लार्जेस्ट ऑफ एशिया। इवन चाइना के पास भी इतना बड़ा डाटा सेंटर नहीं है। दोस्तों, ये डाटा उतना ज़्यादा प्रोसेस करेगा जो पहले अमेरिका में या यूरोप में जो डाटा हमारा प्रोसेस होता था, अब दुनिया का डाटा हमारे पास प्रोसेस होगा। अब मैं पहले बोल रहा हूँ, जिसके पास टेक्नोलॉजी जिसके चंगुल में है वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। अब यूरोपियन नेशंस जो हैं सारे के सारे आप कंबाइन कर लीजिए, उससे ज़्यादा हम भारत में डाटा को प्रोसेस करने वाले हैं। और यही मूवमेंट है भारत का। एक फैसिलिटी सिर्फ आंध्र प्रदेश में, और पूरा का पूरा आपने जो गेम है उसको आपने चेंज कर दिया। यानी कि जो कॉलोनाइजर्स थे, अब हमने उनको कॉलोनाइज कर दिया है। ये हालत हो गई है। और यही नहीं है, इसके 6 लेयर्स हैं। अभी तो मैंने एक को भी टच नहीं किया आपके सामने। आप पहले हैरान हो रहे हो कि यह बड़ा महान काम किया है, अभी 6 और है, क्योंकि इसके साथ रिलेटेड हर चीज़ है। ये आइसोलेटेड कोई भी काम मोदी जी करते नहीं है। जो हमने आपको याद है कि जो ये डाटा सेंटर है, इसके अंदर पावर की ज़रूरत पड़ती है। गूगल यहाँ पर $2 बिलियन लगाने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि ग्रीन एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस की जाए। सोलर पैनल्स पूरे एरिया में वो स्ट्रेच हो रहे हैं। अमेरिका बातें कर रहा है, हमने काम भी कर दिया। 2030 का जो हमारा टारगेट था, हम 2024 में ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक के ऊपर, विशाखापट्टनम क्यों। ये तो हो गया आपको सिर्फ डाटा सेंटर और पावर। आपको बोले पावर बड़ी चाहिए, कहाँ से आएगी? तो रिन्यूएबल एनर्जी हमने भाई साहब लगा दी है। अब आते हैं विशाखापट्टनम पे। वो इसलिए क्योंकि एक तो
आपको मालूम है कोस्टल एरिया है, ज्योग्राफी में कोस्ट जो होता है कोस्टल एरिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बट हमने कुछ अपने वैदिक अर्थशास्त्र से भी कुछ सीखा, क्योंकि हमारे पास विजडम है हजारों हजारों सालों की, किसी एक किताब से नहीं आती। तो अब हमने क्या किया, जो विशाखापट्टनम है वहाँ पर हमारा जो एक अंडर सी नेवल स्ट्रेटेजिक एक पोजीशन है जिसको हम बोलते हैं आईएनएस वर्षा, वो हमने खड़ा कर दिया। क्या बोला मैंने आपको, भारत का लार्जेस्ट अंडर सी सबमरीन बेस है हमारा आईएनएस वर्षा। आपको याद होगा रिसेंटली एक F-35 उस एरिया में घूमता हुआ अमेरिका का आ गया था, जिसे हमने दोबारा से, स्टेल्थ था वो, लेकिन हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके ऊपर हमने अपनी मिसाइल दागी, लॉक कर दी कि अगर तुम वापस नहीं गए तो ये मिसाइल तुम्हें ठोक देगी, और वो भाग गया। वो इसी एरिया में हमारा जो अंडर सी जो हमारा सबमरीन बेस है उसकी रेकी कर रहा था वो। और हमने क्या किया भाई, दुनिया समंदर के ऊपर, धरती के ऊपर चीज़ें बनाती है, हम क्या कर रहे हैं, तो हमने समंदर के नीचे हमने एक सी बना दी, पूरी की पूरी पूरा एक स्टेशन बना दिया। अब आप बोलेंगे यार समंदर के नीचे बनाने की ज़रूरत क्या थी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 2। पहला तो था इन्वेस्टमेंट गूगल की आ रही है, अब आते हैं इसके ऊपर, विशाखापट्टनम के ऊपर। जो ये नेवल बेस है, ये स्टेटमेंट है दुनिया को कि अब भारत के आसपास जो इंडियन ओशन है उसकी गहराइयों को हम नापेंगे भी और कंट्रोल भी करेंगे। उसका रीज़न था कि जो अंडर वाटर है, ये फोर्ट्रेस जो हमने बनाया है, वहाँ पर पेट्रोलिंग होती है हमारी, क्योंकि 80% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड इस एरिया से निकलता है। हमने उसको कंट्रोल कर लिया। पहले अमेरिका करता था ये काम, आज हमने इंडियन ओशन में इस चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। पहली बात तो ये तो होगी मिलिट्री स्ट्रेटजी, लेकिन इसके साथ कमर्शियल जीनियस भी है जो हमने साथ में किया है। दोस्तों, यही कोस्टल वाटर्स जो सबमरीन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ से वर्ल्ड की इंटरनेट केबल भी निकलती है। हमने क्या किया, उसी एरिया में जहाँ से ट्रेड हो रहा है, जहाँ से इंटरनेट की केबल जा रही है, हमने वहाँ पर अपना एक प्रोटेक्शन का सेंटर अंडर द सी हमने क्रिएट कर लिया। हर वो फाइबर ऑप्टिक जो तार है वो वहाँ से निकलती है, और ये डिजिटल लाइफ ब्लड है। पहले अमेरिका कंट्रोल करता था, अब हम कंट्रोल कर रहे हैं। हर ईमेल जो यूरोप से एशिया जाती है, हर वीडियो कॉल जो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जा रही है, वो इसी डिजिटल वायर से जाती है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लेन देन होता है, और ये केबल्स हमारे भारत की धरती से निकल के जाती है समंदर के नीचे से, और वहाँ पर हम बैठे हैं। यानी कि अब डिजिटल इकोनॉमी जो है वो उसका नर्व सेंटर भी मोदी जी ने भारत को बना दिया। भारत को बनाया भी है और प्रोटेक्शन भी भारत ही देगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट था कि विशाखापट्टनम ही क्यों। दोस्तों, उसका रीज़न है कि आपको मालूम है कि अगर हमने प्रोटेक्शन दिया है सबमरीन्स का, तो जो मैसिव कार्गो का जो फ्लो है, जो पहले कभी श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग वो जाया करता था। हांगकांग और सिंगापुर अमीर भी इसलिए बने क्योंकि ये सारा ग्लोबल ट्रेड वहाँ जाता था। अब मोदी जी ने क्या किया, केरला में डीप जो सी का पोर्ट है वो बना दिया। अब विशाखापट्टनम में भी वही काम हो रहा है, ताकि जो कंटेनर का ट्रैफिक है, मिलिट्री का मैंने बता दिया आपको, अब कंटेनर पे आते हैं। वो जो ट्रैफिक है, वो जो पहले कोलकाता है या बर्मा है या बांग्लादेश है, उसके कंटेनर का बिजनेस वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो कभी कोलंबो में, सिंगापुर में, हांगकांग में या दुबई में जाता था रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो भी अब इंडिया में ही होगा। उसके कारण हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ बचने वाले हैं। ये काम पहले अमेरिका करता था या यूरोप करता था, अब हमने करना शुरू कर दिया है। यही स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस है। यानी कि दुनिया का जो 20% से ज़्यादा ट्रैफिक है वो हम रूल करने वाले हैं। अमेरिका पहले कमाता था कभी पैनमा कनाल से या किसी और जगह से, अब हमने उसी स्ट्रेटेजी को हमने अपना लिया, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पहले बाहर जा रहे थे अब यहाँ पर आएंगे, और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स भारत में क्रिएट होने वाली हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब जो श्रीलंका है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, सिंगापुर बहुत अच्छा नहीं चल रहा, हांगकांग की तो फटी पड़ी है। अब ये सारा जो सारा बिजनेस है, मोदी जी ने परफेक्ट टाइमिंग पर इसको लॉन्च कर दिया कि भारत का पोर्ट, भारत की ही शिप्स, भारत की सबमरीन, और प्रोटेक्शन भी जो पूरा इंडियन ओशन में वो हमारा, पोर्ट भी हमारा, डाटा सेंटर भी हमारा, और तुम्हारे से हर चीज़ को हमने तुम्हारे मुंह से हमने छीन लिया। ये मोदी जी ने किया है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरा बात। मैंने पहले बोला आपको कि
अमेरिका की जो दादागिरी थी, जिसके कारण वो हमारे साथ वो नेगोशिएशन चिप्स उसके हाथ में होते थे, वो था उसका पहली बात ये नेवल पावर, हमने उसको क्रिएट कर लिया। दूसरा था इंटरनेट या जिसको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी का पूरा कंट्रोल, वो भी हमने ले लिया है। तीसरा है उसके पास बहुत अच्छे सिटीज़ हैं जहाँ पर वो दुनिया को बसाता है। हमने क्या किया, हमने भी इसी एरिया में जहाँ पर गूगल आ रहा है वहाँ पर अमरावती का हमने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। अमरावती वो है जो सिंगापुर का आंसर है भारत के अंदर। ये एक ऐसा सिटी है जो नया कैपिटल है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश एक वो सिटी था, स्टेट था जिसके पास अपना कैपिटल ही नहीं था, और ये अर्बन प्लानिंग का एक मास्टरपीस बनने वाला है। ये भी बताऊंगा क्यों, बिकॉज जब आप किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को लेके आते हैं आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ता है। आपने क्या किया कि जो सिटीज़, जो दुनिया की बाकी सिटीज़ हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं, आपने नया एरिया लिया, उसको पूरा डेवलप कर रहे हैं एक एंशियंट सिटी की तरह। एंशियंट सिटी जो होती है, जैसे हम्पी थी, विजयनगर था, वो पुराना, हमने उसी का विजडम लेकर एक मॉडर्न सिटी बना रहे हैं विद एंशियंट रूट्स। ये हमने क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब कर क्यों रहे हैं, उसका रीज़न है, एक तो ये मॉडर्न सिटी होगा, बिल्कुल जैसे कि मॉडर्न सिटी होता है यूरोप में, अमेरिका में। अमेरिका को बड़ी एक वो है कि जी हमारी सिटीज़ बड़ी खूबसूरत है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लो जी हमने वो भी कर लिया। और ये जो सिटी है यहाँ पर, ये बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये समझना पड़ेगा आपको कि अमरावती ही क्यों, और ये डाटा सेंटर्स आ रहे हैं ये भी आंध्र प्रदेश में क्यों। विशाखापट्टनम का मैंने बता दिया आपको क्यों आ रहे हैं वहाँ पर, क्यों, वहाँ पर हमारी सबमरीन का बेस है जो समुद्र के नीचे है, सारे इंटरनेट की केबल्स वहाँ से जाती हैं, ट्रेड रूट्स वहाँ से जाते हैं, इसलिए वहाँ पे बनाना ज़रूरी था। दूसरा, वहाँ पर जो ये सिटी अमरावती बन रही है ये भी बड़ी स्ट्रेटेजिक है। एक तो एंशियंट टेम्पल्स जो जितने तमिलनाडु के हैं वो वहाँ पर हैं। दूसरा, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा, एक बात और भी है, इसको हम एक मॉडर्न सिटी बना रहे हैं ताकि पूरे दुनिया को हम सिंगापुर का मॉडल दिखा सके कि सिंगापुर का मॉडल जो है वो अमरावती में इंप्लीमेंट हो गया है, और आप यहाँ पर इंडियन वैल्यूज़ और इंडियन विजन के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं। जो फ़ायदा पहले सिंगापुर लेता था अब वो हम लेंगे, यानी कि हमने बेस खड़ा कर दिया एग्रेसिव टाइमलाइन के साथ कि भाई यस, एक सिटी को डेवलप करने के लिए 10-15 साल लगते हैं। मोदी जी ने बोल दिया इतना टाइम मैं नहीं दूंगा, अगले 4 साल में ये सिटी डेवलप होना चाहिए ताकि विशाखापट्टनम का ये एरिया जो ये एरिया है यहाँ पर डाटा सेंटर्स आ सके। पूरे वर्ल्ड का जो टेक्नोलॉजी सेंटर है वो भारत बनना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल होगा, दुनिया के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं यूरोप के ऊपर। मैंने आपको अमरावती बता दिया, आपको मैंने गूगल बता दिया। अब एक पॉइंट था यूरोप का। दोस्तों, यूरोप के अंदर जितने डाटा सेंटर थे वो पहले होते थे यूरोप के अंदर, लेकिन अब जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं वो सारे के सारे वो भारत में आने वो शुरू हो गए हैं। वो क्यों? जो ईस्टर्न यूरोप है वो वहाँ से भागकर भारत में क्यों आ रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। गूगल आ गया, उसके बाद अब यूरोपियन नेशंस के हर एक बंदा यहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ईस्टर्न यूरोप के अंदर पहले लोअर कॉस्ट थी, लोअर कॉस्ट देन अमेरिका या ब्रिटेन, लेकिन जो जैसे पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, इसीलिए ये बैक ऑफिस बन गए वेस्टर्न कॉरपोरेशंस के। वहाँ से वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमाते थे, इनोवेशन करते थे इंडिया के इंजीनियर्स, लेकिन बेचते थे वो यूरोपियन प्राइसेस में। लेकिन मोदी जी ने इसको भी चेंज कर दिया। क्यों किया उसका आंसर बाद में बताऊंगा। क्योंकि पोलैंड ने कोई गंदी हरकत करी थी भारत के साथ और मोदी जी को कसक थी इनको एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ था। अब जो ये यूरोप ने पैसे कमाए थे वेस्टर्न कॉरपोरेशन से, मोदी जी बोले ये भी भारत में होना चाहिए। अब वो कह रहा है 1700 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स वो भारत में बन गए हैं और भारत ने पिछले साल ऑलमोस्ट 65 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया है और हर साल इसकी जो इनकम है वो 40% से इंक्रीज हो रही है। यानी कि 60 बिलियन डॉलर हमने 65 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर कमाया, तो उसके हिसाब से इस साल हम 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कमाने वाले हैं सिर्फ इन ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर से। दोस्तों, ये कोई कॉल सेंटर नहीं है जैसे पहले होता था या बेसिक आईटी की आपने सर्विसेज दे दी है, नहीं, ये इनोवेशन का हब बनाया है मोदी जी ने। क्यों? पहले ये इनोवेशन का काम होता था अमेरिका में, तभी बोल रहा हूँ ट्रम्प से अगर आपने नेगोशिएशन की पावर छीनी है तो उसके लिए बहुत बड़े लेवल पर हमने काम भी किया है। इनोवेशन के लैब्स हैं जो यहाँ बन रहे हैं, बन नहीं रहे, बन चुके हैं। रिसर्च सेंटर्स हमने यहाँ पे बना लिए
और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशंस हमने करी हैं पूरे दुनिया के साथ, ताकि जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस हैं जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉरपोरेशंस के, वो भारत से ऑपरेट होंगे। अब जब उनका का पूरा डाटा सेंटर हमारे पास होगा, हमारे से पंगे भी कम लेंगे। इसलिए मोदी जी से जो दुखी है इतना, वो पागलों की तरह फिर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। हर बात में वो बोलता है मोदी जी ने मेरे साथ अभी एग्रीमेंट नहीं किया, टैरिफ बड़ा लगाते हैं, मैं क्या करूं इनके लिए। वो इसीलिए है क्योंकि मोदी जी ने पावर छीनी है। और जो ईस्टर्न यूरोप था, वो फोकस कर रहे थे लो कॉस्ट ऑपरेशंस के ऊपर कंपेयर्ड टू अमेरिका या ब्रिटेन। लेकिन हमने क्या किया, हम प्राइस के ऊपर कंपीट नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम कंपीट कर रहे हैं कैपेसिटी के ऊपर। वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे, हम दे रहे हैं पार्टनरशिप्स ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स को कि आप भारत में आइए, यहां पर हमारे पास इंजीनियर्स हैं, आप उनके साथ मिलकर सस्ते में इनोवेशन कर सकते हैं। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ दोस्तों, जो मैंने पहले बताया आपको, ईस्टर्न यूरोप से सारे के सारी जो कंपनियां हैं वो भारत में आ रही हैं। और ये सारा जिसको हम बोलते हैं ग्रेट इकोनॉमिक माइग्रेशन 21st सेंचुरी का, वो भारत में होना शुरू हो गया। दिल पर हाथ रख के बताना, क्या इंडियन मीडिया ने ये सारी बातें कवर करी? मुझे इसका आंसर मालूम है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए आपका कमेंट्स के अंदर। क्या आपने ये बातें सुनी थी कि डाटा सेंटर आ रहे हैं, कैपेसिटी सेंटर्स भारत में खुल रहे हैं? और ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन की बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन एक और भी है। आपको याद होगा कि जब यूक्रेन का और रशिया का वॉर हुआ था, पोलैंड ने एक बहुत गंदी हरकत करी थी हमारे साथ। जब हमारे बच्चे वहां से निकल रहे थे यूक्रेन से, वो पोलैंड पहुंचे, तो पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर हमारे बच्चों को पीटा गया बेरहमी से। क्यों? क्योंकि वो ब्राउन कलर के थे, वो इंडियन थे। और ये यूरोपियंस की जो रेसिज्म थी, जो उनके अंदर दिल में है, ब्लड में है, वो उन्होंने दिखाई उस वक्त। यानी कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर भी उन्होंने अपना सही नेचर दिखाया। मोदी जी को मालूम था कि पोलैंड ने जो मेरे बच्चों के साथ किया है, मैं माफ नहीं करूंगा। अब जो ये सारे कैपेसिटी सेंटर थे जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम आती थी पोलैंड को, मोदी जी ने सबसे पहला काम यह किया कि पोलैंड से सारे कैपेसिटी सेंटर्स को निकाल कर भारत ले आए, ताकि उन बच्चों को जो पिटाई हुई थी उसका बदला लिया जाए। मोदी जी हैं, किसी चीज को भूलते नहीं हैं। और आज पोलैंड का जो आईटी सेक्टर है कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है। सारी कंपनियां, मैं सारी बोल रहा हूं, मेजर नहीं बोल रहा, भारत ऑलरेडी भागकर आ चुकी हैं। चेक रिपब्लिक का जो टेक्नोलॉजी का हब था वो सारा खाली हो चुका है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स सारे रिलोकेट हो चुके हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में। हंगरी जो आउटसोर्स का इंडस्ट्री था आज बंद है, और आज भारत वो सारी चीज़ों को खुद कर रहा है। यानी कि दोस्तों, अब ये इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं रहा, हमने इन यूरोपियन और अमेरिकन के हाथों में से पूरी पावर को छीन लिया है। और ये कर्मा है, ये जस्टिस है, और यही दुनिया का दस्तूर भी है कि जो आप किसी के साथ गलत करेंगे, आपके साथ एक दिन गलत होगा। और ये मोदी है, ये भूलता नहीं है किसी बात को। इसलिए बोल रहा हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ तब हुआ था, वो जो कसम मोदी जी ने खाई थी वो पूरी कर दी। इसलिए बोल रहा हूं कि जो आंध्र प्रदेश में आप सेंटर खोल रहे हैं, ये हिस्टोरिकल भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। वो कैसे? आपको याद होगा कि एक सिल्क रोड होता था भारत का, जहां से सिल्क और बाकी चीजें, हमारे मसाले पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब मोदी जी ने उसको चेंज करके बोल दिया है, ये है डिजिटल सिल्क रोड। हम क्या कर रहे हैं? दिस इज नाउ द गेम इज बिगर देन रिवेंज। रिवेंज तो हो गया पोलैंड के साथ, अब आ रहे हैं क्रिएशन ऑफ न्यू डिजिटल सिल्क रोड। उसके लिए आपको चाहिए था पोर्ट्स, आपने बना दिए। उसके लिए आपको चाहिए था कि केबल्स चाहिए इंटरनेट की, वो आपने ले ली। आपको कैपेसिटी सेंटर्स बनाने थे, आपने बना लिए। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको नेवल फोर्स चाहिए थी, सबमरीन्स का बेस चाहिए था, आपने वो भी बनाया। आपको उसके लिए फिर बताया कि यहाँ पे ट्रेड शुरू होगा, तो आपने डीप सी के पोर्ट्स आपने बना दिए। यानी कि आपने पूरा का पूरा रूट, पूरा कंप्लीट पैकेज आपने बनाया है। बिट्स एंड पीसेस में काम नहीं हो रहा दोस्तों, ये इतना ज़्यादा वो काम है कि हर चीज़ के ऊपर नज़र है, और एक एक चीज़ ऐसे लगता है कि इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब वो इकट्ठा करते पता लगता है यार माय गॉड, हाउ कैन ही थिंक लाइक दिस। और जो सबमरीन की जो केबल्स हैं, जो विशाखापट्टनम में लैंड करती हैं और वहाँ से साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट सबको कनेक्ट किया जाता है थ्रू डाटा सेंटर्स प्रोसेसिंग, वो सारा भारत में आ गया है। सब प्लस में प्लस आपको बिजली चाहिए तो आपने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी को ऑलरेडी लगा दिया।
ग्लोबल सेंटर के कैपेसिटी सेंटर्स यहाँ पर अगर आए हैं, यानी कि दुनिया का जो डाटा है अब भारत में वो प्रोसेस होगा बाय इंडियन इंजीनियर्स, बाय इंडियन इनोवेटर्स। यानी कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी जब आपने अपने कब्जे में कर ली तो डोनाल्ड ट्रंप किस खेत की बोली है। आज आप समझ सकते हैं कि उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्यों है। उसकी खुद की कंपनियां, वो बेशक एप्पल हो या गूगल हो, उसकी बात सुनने को रेडी नहीं है। तो उनको मालूम है अमेरिका में आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर नहीं सकते, ऑलरेडी वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, काम करने के लिए कोई रेडी नहीं है। अब जब इतना काम आप करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए। सबमरीन की प्रोटेक्शन मैंने बता दी आपको, हमने ऑलरेडी कर ली। साथ में हमने ब्लू वाटर नेवी भी अपनी क्रिएट कर ली है। और ये हमारा एक ड्रीम था कि यार जैसे अमेरिका की जो नेवी है पूरे दुनिया में जब मन करता है कहीं भी पहुंच जाते हैं, हमारी इंडियन नेवी कब वैसी पहुंचेगी। अब देखिए हाउथीज़ को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, या सोमालिया के जो पायलट्स हैं भारत की नेवी दे रही है। उधर साउथ चाइना सी में चाइना ने पंगा लिया, हमने 4 शिप्स भेज दिए। यानी कि जैसे पहले अमेरिका दुनिया भर में अपनी शिप्स को भेजता था, अब भारत ने भेजना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमने अंडर सी प्रोटेक्शन का फोर्ट्रेस बना दिया है, किला बनाया है, तो समंदर के ऊपर भी हमें पूरा का पूरा एक हब चाहिए। जिसे हब तो हमने बना दिया ट्रेड का, लेकिन उसे प्रोटेक्शन करने के लिए हमें नेवी भी चाहिए, वो भी क्रिएट कर ली जैसे अमेरिका करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका की नेवी के बराबर हमारी नेवी है, लेकिन कम भी नहीं है। वी आर 3rd और 4th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। और ये सारा कुछ जो किया है अंडर अ स्ट्रेटेजिक एक कॉल लिया मोदी जी ने कि भाई इसको करना ज़रूरी है। अब आपने डाटा सेंटर बना लिया, आपने यूरोप की आंकड़ी निकाल दी, ये अमेरिका के जो टेक्निकल हब्स हैं वो सारे निकाल कर अब भारत में लेके आ रहे हैं। ऊपर से आपने अंडर सी अपना सबमरीन का वो बना लिया, कार्गो शिप्स आपने भारत में लेके आने शुरू हो गए। यानी कि जो यूरोप है, एशिया की बाकी कंट्रीज़ हैं जो भारत से पहले पैसे कमाती थी, अब बंद हो गया। अब भारत खुद करेगा। और ये एग्रेशन नहीं है दोस्तों, ये एश्योरेंस है कि ये भारत अपनी राइटफुल प्लेस जो दुनिया में है उसे खुद डिसाइड करेगा। अमेरिका या यूरोपियंस वो डिसाइड नहीं करेंगे। इसलिए कभी हमारी कंपनीज को सैंक्शन किया जाता है, कभी तंग किया जाता है, कभी बोल दिया जाता है कि भारत की जो इकॉनमी है वो तो डेड है। वो डेड नहीं है, डैड है, तुम्हारा बाप है हम लोग। और ये मोदी जी जो आज आपको दिखता है, ये 10 साल की मेहनत है। गूगल अगर आज $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये तो शुरुआत है दोस्तों, शुरुआत है। क्योंकि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जैसे जैसे आपके पास आने शुरू हो गए, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारे पास आएगा, स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी हमारे पास होना शुरू हो गया है, और इनोवेशन का एक स्पिल ओवर होता है वो भी हमारा होना शुरू हो गया। और मैंने पहले बताया आपको कि आंध्र प्रदेश में जो डाटा सेंटर्स हैं अगले जो पहले अमेरिका में थे अब भारत में आ रहे हैं। 6 गीगावाट की कैपेसिटी का जो डाटा सेंटर्स हैं वो आंध्र प्रदेश में खुलने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन पूरे दुनिया के हाईटेक की, और हाईटेक का मतलब है डिजिटल, डिजिटल का मतलब है भारत। अब आगे क्या होगा? यूरोप दिक्कत में है, डाउन जा रहा है, एनर्जी कॉस्ट उनकी बढ़ चुकी है, लेबर की शॉर्टेज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और उनका दिमाग ये काम नहीं कर रहा कि वो चाइना की तरफ जाएं, भारत की तरफ जाएं, या यूएसए की तरफ जाएं। कंफ्यूज हैं। अमेरिकन टेक्निकल कंपनीज, उनको मालूम है कि अमेरिका में अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हें ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। पहले उन्होंने यूरोप को ढूंढा, यूरोप में लेबर नहीं है और एनर्जी कॉस्ट हाई है, अब उनको भारत ही है जो इनको बचा सकता है। चाइना से उनका ऑलरेडी 36 का आंकड़ा है, वहाँ पे जा नहीं सकते। यानी कि अब भारत के पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इसलिए मैं पहले बोला आपको, हर चीज़ के ऊपर नज़र थी, और हमारा जो एडवांटेज था वो था हमारे लोग। मोदी जी ने पहले बोला मेरे 130 करोड़, 140 नहीं, 10 करोड़ तो हमने धक्के मार के बाहर निकाल ही देना है। तो उन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया 130 करोड़ भारतीय, ये मेरी पावर है। अब मोदी जी ने क्या किया, इनको सक्षम बनाया। पहले हमारा ब्रेन ड्रेन होकर बाहर अमेरिका में, यूरोप में जाता था, अब बंद हो गया। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सिलिकॉन वैली में या वॉल स्ट्रीट में जाने की बजाय अब भारत में काम कर रहे हैं। क्यों? हमने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पर खड़ा कर दी। भाई यूरोप की कंपनियां तो बंद हो रही हैं भैया, तो आपको वहाँ जाके करना क्या है? इसलिए हमारा जो पहले टैलेंट एक्सपोर्ट हो रहा था अब वो वापस आ रहा है। अब मुझे लगता है मेरा भी वापस आने का टाइम आ गया है भारत में, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि 2010-11 में जब मैं भारत को छोड़ के गया हूँ कि कांग्रेस की गंदी सरकार के बाद अगर कोई और सरकार अगर कभी आई तो भारत का इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स भारत में आना,
मैं कभी सोच नहीं सकता था ये कभी काम होगा। और ऊपर से आपने क्या कर दिया, आपने इनोवेशन लैब्स यहां पे खोल दिए, रिसर्च का हेडक्वार्टर्स आप भारत में बना रहे हैं, यानी कि जितने स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन है दुनिया के वो भारत में होंगे। दोस्तों ये है रेवोल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता है। और आपको मालूम है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आप बना रहे हैं यहाँ पर, उसके बिना आप दुनिया को जीत नहीं सकते। भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और उसको करने के लिए 5 स्टेप्स आपने करे। मैं वो भी बताता हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। आपने सबसे पहले काम क्या किया मोदी जी ने, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सिटी की गांव से छोटा कस्बा वहां तक लेके गए। उसके बाद वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाए, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने हाईवे का नेटवर्क बनाया, ये सारा इंटीग्रेट किया है। तो उसके बाद आप एक बड़ी मॉडर्न सिटीज को क्रिएट कर रहे हैं। तभी ये सारा कुछ करने के बाद ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं ये आपके पास आ रही हैं। और डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव था दैट वाज मास्टर क्लास। कि आपने बाकी सारा करने के बाद जब डिजिटल भारत को किया, उसके बाद दुनिया को पता लग गया भारत हैज अराइव्ड। अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर पॉलिसी कैलकुलेटिव थी मोदी जी की। अब आप जब सब कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, आप देखिए कोई भी आइसोलेटेड नहीं है। मोदी जी को लगता है कई बार कि पोर्ट इनॉग्रेट कर दिया, कभी एयरपोर्ट कर दिया, कभी कोई हाईवे कर दिया, आइसोलेटेड लगता है। लेकिन जब आप इसको कलेक्ट करते हैं अमरावती के साथ, आपको समझ आएगा कि नेवी हमारी यहाँ पे सबमरीन्स, केबल्स, अंडर सी, इवन डाटा सेंटर्स, हर चीज़ इंटररिलेटेड है। कोई भी जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती। आपको रीअलाइन करनी पड़ती है हर चीज़ को। और जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट इस स्केल पर जो भारत कर रहा है, शायद कोल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी कंट्री ने किया है। अब होगा क्या, वेस्टर्न पावर्स क्या करती थी, रॉ मटेरियल लेती थी अफ्रीका से, मैन्युफैक्चरिंग करती थी चाइना में, इनोवेशन होती थी अमेरिका में और यूरोप में, और सर्विसेज लेते थे भारत से क्योंकि लो कॉस्ट थी। अब मोदी जी ने वो मॉडल को खत्म कर दिया। अब हो क्या रहा है, इनोवेशन हो रही है भारत में, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस है भारत में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में, और मोस्ट एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी भारत में। और इंजीनियर कौन से, भारतीय। अब आप समझे कि जो इतनी मैंने आपको राम कथा बताई है कि मोदी जी ने अगर पावर छीनी है तो वो कैसे, क्योंकि मोदी जी ने जो अमेरिका का, यूरोप का जो मॉडल था उसे ध्वस्त कर दिया है अच्छी तरह से। और सोने पे सुहागा जो हमारा एनवायरनमेंट था, उसकी अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, हमने उसे भी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ पूरा कर दिया। हमारी जो सिटीज़ हैं वो एशियंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दोनों को कंबाइन करने के बाद हम ये काम कर रहे हैं। दोस्तों ये कॉपी नहीं कर रहे हम लोग सिलिकॉन वैली को, हम इनोवेट कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि काम कैसे करते हैं। तुम्हारा मॉडल हो गया पुराना। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऑलरेडी हमारे पास शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, बट अब दुनिया के पास चॉइस नहीं रहा क्योंकि मोदी जी ने ऑलरेडी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और सिटीज़ हमने बनानी शुरू कर दी हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर अब हमारी भागीदारी भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। वी आर शेपिंग एवरीथिंग इन रियल टाइम। और ये काम बिना विजन के काम नहीं होता। और आपको मालूम है कि मोदी जी का विजन है कि ग्लोबल जो कैपेसिटी सेंटर्स हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो हब है, जब भारत बनेगा, हमारी इनकम हर साल की $150 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। और टॉप 500 जो फॉर्च्यून 500 कंपनी जिसको बोलते हैं, उनकी जो डाटा सेंटर्स हैं वो भारत में होंगे। और जितना हम इनकम की बात कर रहे हैं उतनी तो जीडीपी पाकिस्तान की नहीं है जितना सिर्फ हम डाटा सेंटर से कमाने वाले हैं, सिर्फ एक सेक्टर से डाटा सेंटर से। इसके बाद पोर्ट के ऑपरेशंस हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, नेवल बेस है। ओ भाई क्या क्या सुनाऊं मैं आपको, ये सारा भी एक होगा। आप इनकम समझ सकते हैं कितनी इनकम आएगी। और सबको करने के लिए स्टेट चुना गया आंध्र प्रदेश का, हमारे चंद्रबाबू नायडू का, जो कि एक हब बनता जा रहा है। क्वांटम स्टेट नाम दिया है उसका मोदी जी ने कि आंध्रा विल बिकम द क्वांटम स्टेट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और ये वो रीजन था जिसको बिल्कुल कांग्रेस ने बिल्कुल साइड पे किया हुआ था। और एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि भाई भारत की राइज को आप रोकने की कोशिश भी करोगे, अब आप नहीं कर सकते। अब दुनिया हमारी ग्रोथ में शामिल भी है और इसमें इन्वेस्ट भी कर रही है, इंटरेस्ट भी है। और अगर आपको सर्वाइव करना है, जैसे जयशंकर जी ने बोला था एक बार कि इफ यू आर विद भारत यू विल राइज,
इफ यू आर नॉट विद भारत यू हैव टू पे अ प्राइस। ये वहां की जो कंपनियां हैं, वहां की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको समझ आ गया, उनको भारत के साथ पार्टनर करना ही पड़ेगा। सक्सेस शेयर होती है, अकेले नहीं होती, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, उसके हाथों से, उसके पैरों से, उसके मुंह से जितनी पावर थी एक एक कर कर छीन ली है। ऐसे ही मोदी जी आज बिना सरेंडर किए टॉल खड़े हैं उसके सामने। उसका रीज़न है क्योंकि उनके मालूम है मोदी जी को कि मैंने जो भारत के लिए किया है वो रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है मुझे बनाते हुए जो गर्व हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि पूरे इंटरनेट पे आई एम द ओनली वन हु हैज़ मेड दिस वीडियो फॉर यू। और मुझे गर्व है इस बात का कि पूरी इन्वेस्टिगेट कर कर जब सारे डॉट्स को मैंने जोड़ा, हक्का बक्का रह गया। जो मेरे भाई हैं अभिषेक भाई, उन्होंने जब ये सारी डिटेल्स को मेरे साथ शेयर किया, भाई कैसे सबमरीन केबल्स दुनिया भर की कैसे मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसका नर्व सेंटर भारत में बन रहा है, ग्लोबल सेंटर्स यहाँ पे बन गए और हमारे लाखों बच्चे वो इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। ब्लू वाटर नेवी जो हमने क्रिएट कर ली सारी अपने देश को और अपनी केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज था उसको बीट किया है। दोस्तों, फाइनली एक चीज़, एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने बुक्स और अपने कोर्सेज को मैंने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया है। प्लीज़ जाकर आप कॉफ़ी विद सुमित सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। यू कैन जॉइन मी एंड यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स फॉर फ्री। आप जाइए, एंजॉय कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। जैसे मोदी जी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं देश के लिए, मैं वैसे ही आपके लिए कोर्सेज, आपके लिए बुक्स, जो भी चीज़ें हो सकती हैं मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, टेलीग्राम अकाउंट में डालता जा रहा हूँ। आप लीजिए, जाकर वहाँ पर आप पढ़िए, लोगों के शेयर भी कीजिए। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। जैसे मोदी जी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम। अब रात के इतना लेट टाइम है तो भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? जुनून है मुझे, क्यों ये चीज़ें आप तक पहुँचनी चाहिए। जो मायूसी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्रिएट की हुई है उससे बाहर आप निकल सकें, आपको पता लगे कि यार हमारी गवर्नमेंट लिटरली क्या क्या काम कर रही है एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देने के लिए हमारे ऊपर। और आप बोलते हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने तो जी सेक्शन कर दिया और 25% टैक्स लगा दिया। भाड़ में गया डोनाल्ड ट्रंप, हमने उसके कंट्री की सारी पावर अपने कंट्री में छीन कर यहाँ ले आए हैं। और ये है नया भारत। मुझे भारत के फ्यूचर के ऊपर कॉन्फिडेंस है। आप इतना मायूस क्यों हैं यार? थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।